नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा आर्यावर्त इंडोनेशियन.com से। पिछले 4 दिन से देश में एक तरह से भूकंप आया हुआ है। कंगना रनावत क्या बोल दी कि आज़ादी 2014 में मिली, सारे लोग कंगना रनावत के पीछे पड़े गए। मैं पिछले 20 वर्ष से एक काम कर रहा हूँ। वो काम है आज़ादी के जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं, जो शहीद हैं, उनके वंशजों को ढूंढना। अभी तक 75 वंशजों को ढूंढा हूँ और इन विगत वर्षों में करीब 7 किताबों के माध्यम से 7 परिवारों का जीवन बदलने का प्रयास किया और ईश्वर की कृपा से मैं सफल रहा। अभी यह प्रयास अनवरत है। अपने प्रयास के दौरान जो मैं सबसे अधिक जो महसूस किया, जो मुझे तकलीफ दिया, वो यह कि शायद 1857 और 1947 के बीच भारत का कोई भी गांव, कोई भी जिला, कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिस गांव से, जिस जिले से, जिस प्रदेश से एक न एक क्रांतिकारी जंग आज़ादी में आया होगा, कूदा होगा, अपने प्राणों को उत्सर्ग किया होगा। अनेकानेक जगहों पे जाने के बाद कुछ बुजुर्गों को छोड़ के, जो बहुत 80, 85, 90 के आसपास पहुंच गए हैं, उनको छोड़ के, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो उनमें, उनकी बोली में भी वेदना, वो भी अंदर से दुखी होकर बोल रहे थे। उनका कहना है कि आज़ादी के बाद अगर मैं 1947 को, मैं क्या, आज़ादी तो वस्तुतः उसी दिन मिली है। कंगना रनावत का की जो सोच है वो थोड़ा राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, वो 15 अगस्त को ही हम आज़ाद भारत को मानेंगे। जिस गांव से क्रांतिकारी शहीद हुआ है आज़ादी के बाद में, 15 अगस्त के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, या आज़ादी का जब 25वां वर्षगांठ मनाया गया, जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए पेंशन योजना लागू की थी श्रीमती गांधी, उसके बारे में या उसके बाद के बारे में नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ कहूँगा कि सन 47 के बाद उस गांव के क्रांतिकारियों को, उस गांव के शहीदों को, उस गांव में उन क्रांतिकारियों और शहीदों के जो वंशज हैं, उसको उस गांव के लोग नहीं जानते। स्वाभाविक है, 47 के बाद आज 2021 में करीब 4 पीढ़ी आ गई है। जो भी 10 साल का बच्चा होगा तो चौथी पीढ़ी चल रही है आमतौर से समाज में। लेकिन बच्चों के पिता को नहीं मालूम है कि उनके गांव का किन का बेटा या किन की बेटी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण को उत्सर्ग किए थे। मैं बंगाल, मिदनीपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली भी ले लीजिए, बहुत सारे जगह, असम, नॉर्थ ईस्ट का लगभग सभी जगह, तकलीफ इस बात की सिर्फ हुई कि लोग नहीं जानते हैं। और जो वंशज हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, उनमें एक चीज़ और भी महसूस किया, एक जो देखा, जो समझा, उसमें एक चीज़ और तकलीफ हुई। वो तकलीफ थी कि अगर सन 47 या 1857 और 47 के बीच जो क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारियों का जो आपसी तालमेल होता था, जो उनका संपर्क सूत्र होता था, जो उन लोगों का आपसी संबंध होता था,
वो संबंध आज नहीं है। चाहे उनके पूर्वज दादाजी परदादाजी फांसी पे लटके हों, गोली के शिकार हुए हों, या अंडमान जेल या भारत के किसी जेल में अपने सांस को अंतिम सांस मानकर प्राण को उत्सर्ग किए हों। अपनी डफली, अपना राग। और यह भी है कि जो वंशज आज हैं विभिन्न क्रांतिकारियों के, उनका राजनीति से भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से अलग अलग संबंध है। कंगना रनावत अगर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमचागिरी के लिए अगर यह कह दें कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, तो यह उनकी सोच है। लेकिन वहीं पे इस सोच को दूसरे दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं, और मैं कहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान या विभिन्न तरह के जो जनसभाएं हुए, उसमें जब उन्होंने कहा कि हम ब्लैक मनी, काला धन को देश में वापस लाएंगे और भारत के एक एक नागरिक को, एक एक मतदाता का जो बैंक अकाउंट है उसमें 15 लाख रुपए जमा कर देंगे। हमारे बाबूजी बोलते थे कि लोभी गांव में ठग नहीं भूखा मरता है। अब 15 लाख रुपया आपको सोच लिए कि मुफ्त में आएगा, चलो वोट दे दो, काला धन समाप्त हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सब चीज़ ठीक हो जाएगा और हम चंद्रमा पे बैठ के उस युग में, द्वापर युग और उससे जो पहले का युग है उस युग में चले जाएंगे, जहाँ घर में लोग ताला नहीं बजाएंगे, ताला नहीं लगाएंगे, एकदम राम राज्य होगा। उस दिन तो कोई नहीं सोचा कि अगर मोदी जी ये भाषण दे रहे हैं, विद्वान से लेकर अनपढ़ तक की बात कहूंगा, किसी ने यह बात नहीं कहा कि भाई आप इतना पैसा लाके सब लोगों के बैंक अकाउंट में कहां से देंगे। बस वही बाबूजी बोले कि लोभी गांव में ठग नहीं उपास होगा, उपास भूखा नहीं मरेगा, तो अब बस आप लोगों ने मान लिया, सब देश के लोगों ने मान लिया और लोकसभा में 300 सीट आ गया। सत्ता को सब लोग पूछते हैं। एक घर में 5 सदस्य में कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई समाजवादी है, क्योंकि सबको सत्ता में, कोई किसी को लोकसभा में रहना है, किसी को राज्यसभा में रहना है, किसी को विधानसभा में रहना है, किसी को विधान परिषद में रहना है, किसी को एक कमेटी का चेयरमैन बनना है। ये पूरा परिवार के लोग हैं। तो कैसे हो सकता है भाई? रनावत क्या गलत क्या बोलती? रनावत प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए उसका एक चमचागिरी ही बोली है। चमचागिरी शब्द बहुत बढ़िया है। इस चमचागिरी में बोल दी कि 2014 में देश स्वतंत्र हुआ। जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ उस दिन तो कंगना रनावत जन्म भी नहीं ली थी, पैदाइश भी नहीं हुआ होगा उनका, दूर दूर तक निशान नहीं होगा। हमें राजनीतिक आज़ादी में मत जाइए कि कब देश आज़ाद हुआ और कब कौन राज्य आज कर रहा है। हम जिस समाज के हैं, हम जिस समाज का दृष्टांत विश्व को देते हैं, भारत का दृष्टांत जिन जिन चीज़ों को लेकर विश्व में हम देते हैं, हम उसे आंकते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन तमाम क्रांतिकारी, उन तमाम शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किए थे, उसको बेचना बंद कर दें।
कुछ दिन पहले दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था एक राजनीतिक पार्टी का, मैं नाम नहीं लूँगा पार्टी का। मैं एक समाचार पत्र में काम करता था, उस विशेष राजनीतिक पार्टी बीट पर काम करता था। मैं उस पार्टी के कुछ लोगों से मिला, शीर्षस्थ कुछ लोग अब नहीं है इस दुनिया में, मृत्यु को प्राप्त किए। और मैं 5 ऐसे लोगों को, ऐसे जो क्रांतिकारी, ऐसे शहीद जिनका दिल्ली के हर एक चौराहे पे, चाहे मंडी हाउस का चौराहा हो, चाहे रेल भवन का चौराहा हो, चाहे इंडिया गेट का चौराहा हो, चाहे आईटीओ का चौराहा हो, जहाँ जहाँ उनकी तस्वीर लगी हुई थी, मैं उन राजनेताओं से जाके पूछा कि क्या आप जानते हैं कि जिनकी तस्वीर लगी हुई है उनके वंशज कोई अभी जीवित है अथवा नहीं। जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, उनके वंशज आज जीवित हैं या नहीं। मुझे बहुत तकलीफ हुई यह सुन के कि उन्होंने कहा कि ये राजनीति है शिवनाथ, जीवित है या नहीं ये हम लोग क्या जानेंगे और हमको जानने की जरूरत क्या है। हम जब आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, कंगना रनौत जी को किनारे कर दीजिए, उनकी बात अलग है। हम जिस दिन आज़ाद हुए हैं हमारी जो आबादी है वो 27 करोड़ के आसपास है। आज हम 130, 135, 36 पता नहीं कितने इतने करोड़ हो गए। 47 के बाद से आज करीब 4वीं 5वीं पीढ़ी चली गई है। लेकिन कितने क्रांतिकारी को लोग जानते हैं? जो 10 लोगों को लोग जानते हैं उसके पीछे भी राजनीति है। मैं फिर उनका नाम नहीं लूंगा। 10 राजनेताओं, 10 जो क्रांतिकारी हैं जो शहीद हुए, जिन्हें फांसी पे लटकाया गया, वो आज इसलिए जीवित हैं, उनका नाम आज इसलिए जीवित है क्योंकि उसमें राजनीति है। बहुत बड़ा वोट बैंक है। पटना के सात मूर्ति में 7 छात्र 11 अगस्त 1942 को गोली के शिकार हुए, जबकि झंडा किसी एक दूसरे व्यक्ति ने फहराया था। वो भी कुछ वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई है। उनको भी बहुत सारा आश्वासन मिला था कि वो जहाँ रहते थे उस जगह को, उस मोहल्ले में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ विकास किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा था, कुछ नहीं हुआ शायद। उस छात्र जो 7 छात्र हैं, उनकी जो पीढ़ियां आज है जीवित, बिहार के लोग कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। लाख में 5 लोग। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग, जहाँ इंडियन एक्सप्रेस का दफ्तर है, उसके ठीक सामने एक अस्पताल है। वो पहले पुराना जेल हुआ करता था। वहाँ पे 14 लोगों को फांसी लगी थी। वो जगह पुराना फांसी घर के रूप में जाना जाता है, एक बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन यह भी मैं यहाँ भी दावे के साथ कहूँगा कि दिल्ली में जितने राजनेता हैं उनसे लेके दिल्ली के जो आम लोग हैं उनको लाख में 5 लोग या लाख में 10 लोग ही बता पाएंगे कि वहाँ पे किनको फांसी लगी थी। इसलिए यह कहना कि कब आज़ादी मिली और कब आज़ादी नहीं मिली, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश आज़ाद हो गया, उससे पहले देश गुलाम था, ये सब कंगना रनौत की अपनी राजनीति है। सभी लोग चमचागिरी करते हैं। अब ऐसा नहीं है नहीं कि पत्रकार लोग चमचागिरी नहीं करते हैं। उंगली पे अगर गिनेंगे तो सैकड़ों नहीं हज़ारों पत्रकार मिलेंगे जो सत्ता में जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, फलाना मंत्री हो, ढिमकाना मंत्री हो, जो भी मंत्री हो, सबके आगे पीछे करते हैं। कितने लोग पत्रकार इसलिए बनते हैं कि कल होके उनको विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा में जाना है। अब बिहार का उदाहरण ले लीजिए। बिहार में आज राजनीति पार्टी में जो कुछ लोग हैं वो सब दिल्ली में पहले पत्रकार थे।
लेकिन आज राजनेता है। हम जिस क्षेत्र में हैं, ये मेरी सोच है, मैं ये काम करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस क्षेत्र में हैं, चाहे मैं जूता सिलता हूँ या मैं पत्रकार हूँ, चाहे मैं जलेबी छानता हूँ या मैं झाड़ू लगाता हूँ, हम जिस काम में हैं, अगर अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ईमानदारी के साथ करें, जिसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कंगना रनौत को भी यह कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि देश 2014 में आज़ाद हुआ, क्योंकि चमचागिरी कैंसर से भी बहुत खतरनाक बीमारी है। चमचागिरी में वो सारे लोग आगे निकलते हैं जिनके पिछवाड़े में दम नहीं होता है। इसलिए आगे निकलने के लिए चमचागिरी को त्यागिए और अपने बूते पे जिनको जिनको जो काम सौंपा गया है, लोगों ने सौंपा है, उन्हें अपना काम करने दीजिए ताकि बेहतरीन तरीके से वो काम करें और देश का विकास हो। क्योंकि जिसे एक आदमी बोलेगा ये गलत है, तो उसके पीछे भाव 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 करते पूरे लोग गलत, ये कहेगा सही है। क्योंकि आज की तारीख में यह कहना, ये इस बात को निर्धारित करना भी बहुत कठिन है कि सोशल मीडिया पे आप जो देख रहे हैं, ट्विटर को काउंट करके जो कहानियां लिखी जा रही है, वो भी स्पॉन्सर्ड है। कहानियां ट्वीट करने के लिए, कहानियां लिखवाने के लिए, कहानियां लिखने के लिए, अगर कोई समाज में जिन्हें सम्मानित या प्रबुद्ध बोल देते हैं लोग, क्या अंग्रेजी में सोशलाइट्स और क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या सोशल लाइट, हम तो समझते हैं कि सबकी बत्ती गुल होती है, सबकी बत्ती बंद होती है। तो चमचागिरी को त्यागिए और अपने अपने हिसाब से, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसलिए फेसबुक पे मेरा एक पेज है, मैं नमक हराम हूँ नहीं हूँ भगत सिंह। मैं दावे के साथ अपने कलेजे पे हाथ रख के ठोक के कहता हूँ कि मैं राष्ट्र के लिए नमक हरामी नहीं किया हूँ। इसलिए पेज का नाम रखा हूँ मैं नमक हराम, हम नमक हराम नहीं हैं भगत सिंह। क्योंकि जब शहीदी की बात होगी, शहादत की बात होगी, तो भगत सिंह को दृष्टांत में रखा जाता है, एग्जाम्पल में। तो मैं भी उनको बोला कि मैं नमक हराम नहीं हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भारतवर्ष के शायद मैं बोल रहा हूँ, बिरले कोई व्यक्ति होगा जो इस काम को कर रहा होगा। क्योंकि इसमें मुनाफा नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, और आजकल बिना पैसे के लिए कोई कुछ करता नहीं है। सबको पैसा चाहिए। इसलिए छोड़िए उन सब बातों को और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए फिर करते हैं। लेकिन वह जरूर करिए जिससे सुबह में जब आईना देखें तो नज़र मिला के बात करने की हिम्मत रखते हो। शेष तो प्रभु बताएंगे।